हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस रेड बटन को ऐसे दबाएं, फिर हमारी नई वीडियोस के लिए इस बेल आइकन को ऑन कर लें। वेलकम दोस्तों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस आपका स्वागत करता है। तो दोस्तों, इससे पहले जो हमारी शिक्षा मनोविज्ञान के ऊपर जो हमने शुरू किया था, उसका जो पहला चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ये दूसरे चैप्टर की जो दूसरा पार्ट है और इस पार्ट में हम इसको दूसरे चैप्टर को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। हम आपके लिए जो वीडियो है वो लेके आए हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलें, और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों, तो पिछले जैसा कि हमने चैप्टर में कुछ पढ़ चुके हैं हम, तो उससे आगे अब पढ़ते हैं कि जो बहिर्दर्शन कुछ विधियाँ थी उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब जो बाकी बची विधियाँ हैं हम उनके बारे में भी यहाँ अब नॉलेज ले रहे हैं। तो बहिर्दर्शन या अवलोकन विधि संपादित। तो बहिर्दर्शन को एक्सट्रोस्पेक्शन भी बोला जाता है इंग्लिश में, और या फिर निरीक्षण विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड भी कहा जाता है। इसमें जो ध्यानपूर्वक अवलोकन किया जाता है, चीज़ों को अच्छी तरीके से देखा जाता है, फिर उसके नतीजे तक पहुंचा जाता है। तो ये अवलोकन से रिलेटेड है। इसमें बच्चे को, यदि हम शिक्षा मनोविज्ञान से जोड़कर इसको देखें, तो इसमें बच्चे को बहुत ही अच्छी तरीके से हम उसका अवलोकन करते हैं, ध्यानपूर्वक उसको देखते हैं, क्या उसकी एक्टिविटीज़ है, और उनके दिन भर की एक्टिविटीज़ को नोट करते हैं, और लास्ट में हम उसका निरीक्षण और पुनरीक्षण पर फीडबैक तक हम पहुंचते हैं। हम किसी के व्यवहार, आचरण एवं क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं आदि को बाहर से ध्यानपूर्वक देखकर उसकी आंतरिक मनस्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि कोई व्यक्ति ज़ोर ज़ोर से बोल रहा है और उसके नेत्र लाल है, तो हम जान सकते हैं कि वह क्रोध में है। किसी व्यक्ति को हंसता हुआ देखकर उसके खुश होने का अनुमान लगा सकते हैं। निरीक्षण विधि में निरीक्षणकर्ता अध्ययन किए जाने वाले व्यवहार का निरीक्षण करता है, उसी के आधार पर वह विषय के बारे में अपनी धारणा बनाता है। व्यवहारवादियों ने इस विधि का बहुत ही अधिक विशेष महत्व दिया है। व्यवहारवादियों का मानना है कि इससे आप बच्चे का जो व्यवहार है उसके अच्छी तरीके से उसका निरीक्षण कर सकते हो। आप देख सकते हो कि एक टीचर होने के नाते कि क्लास में बच्चा किस प्रकार की क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है, और उसका किस प्रकार से उसका किस पर्टिकुलर जो एक पॉइंट्स है या किस मुख्य तथ्यों पर बच्चा ध्यान दे रहा, तो हम उसी के डेवलपमेंट, ऑलराउंड डेवलपमेंट, बच्चे के विकास के लिए हम जो निरीक्षण विधि है उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो कोलसैनिक के अनुसार जो निरीक्षण है वो दो प्रकार का होता है, औपचारिक और अनौपचारिक। जो कोलसैनिक थे साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने बताया कि जो निरीक्षण है वो दो प्रकार का होता है, एक औपचारिक, दूसरा अनौपचारिक। तो देखते हैं कि औपचारिक निरीक्षण नियंत्रित दशाओं में और अनौपचारिक निरीक्षण अनियंत्रित दशाओं में किया जाता है। आप समझ चुके होंगे औपचारिक यानी कंट्रोल्स कंडीशंस में, कि जो कंडीशंस हैं उन पर हमारा कंट्रोल्स रहता है जब हम इस विधि को करते हैं। लेकिन जो अनौपचारिक निरीक्षण होता है वो अनकंट्रोल्स रिएक्शंस की तरह काम करता है, जो कि फिजिक्स में जैसे होती है उनकी तरह। इनमें से अनौपचारिक निरीक्षण शिक्षक के लिए अधिक उपयोगी है। तो अनौपचारिक निरीक्षण है उसको बोलते हैं शिक्षा मनोविज्ञान में कि ये किसी भी लिए, एक टीचर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उपयोगी है। उसे कक्षा के बाहर अपने छात्रों के व्यवहार का निरीक्षण करने के लिए अनेक अवसर प्राप्त होते हैं। वह इस निरीक्षण के आधार पर उनके व्यवहार के प्रतिमानों का ज्ञान प्राप्त करके उनको उपयुक्त निर्देशन दे सकता है कि उनके जो क्या क्या मॉडल्स है, वो किस प्रकार वो बच्चे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उन सब का वो निरीक्षण करके जो उनको एक उपयुक्त निर्देशन दे के उनको बता सकता है कि एक अच्छे तरीके से क्या बच्चे से फीडबैक किस प्रकार हम प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद है प्रश्नावली विधि। तो गुड एवं हैट के अनुसार सामान्यतः प्रश्नावली शाब्दिक प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की विधि है, जिसमें व्यक्ति को स्वयं ही प्रारूप में भरकर देने होते हैं। इसमें क्या होता है, इस विधि में मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूँ एक्सप्लेन करने से पहले। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चे को लिख के दे देते हैं और बच्चे को बोलते हैं कि आपको इनका आंसर देना है। तो वो क्वेश्चंस हैं बच्चे क्या है अपने
मन के हिसाब से, अपने दिमाग के हिसाब से जो उनका कहता है उनके हिसाब से हम क्या है उन क्वेश्चंस को फिल करवा लेते हैं। और फिर जो एक एक्सपर्ट है, जो साइकोलॉजिस्ट है, वो उस हिसाब से वो बच्चे की क्या है, क्या परिस्थिति है, क्या बच्चा सोच है बच्चे की, उसको पकड़ के उसके जो बौद्धिक और मानसिक विकास है उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत ही इतनी अच्छी नहीं माना है, क्योंकि ज़्यादातर जो कुछ बच्चे होते हैं जो ये बोल सकते हैं कि जो किशोरावस्था में जो बच्चे होते हैं वो एक अच्छी जानकारी या उपयुक्त जानकारी नहीं देते, वो उन आंसर वो अपने मन से नहीं देते, बल्कि जो उनको परिस्थितियों से वो सीखते हैं उस हिसाब से मोड़ तोड़ के आंसर देने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए ये जो विधि है मैं इतनी ज़्यादा इस विधि को उपयुक्त नहीं मानता हूँ। तो हम चलो पढ़ लेते हैं। इसमें ओवरव्यू मैंने आपको इसमें दे दिया है। तो इसमें है, इस विधि में प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करके समस्या संबंधी तथ्य एकत्रित करना मुख्य होता है। जैसा कि मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। प्रश्नावली एक प्रकार से लिखित प्रश्नों की योजनाबद्ध सूची होती है। इसमें संभावित उत्तरों के लिए या तो स्थान रखा जाता है या संभावित उत्तर लिखने रहते हैं, खाली जगह स्पेस छोड़ दिया जाता है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट, साक्षात्कार विधि। तो इस विधि में व्यक्तियों से भेंट करके समस्या संबंधी तथ्य एकत्रित करना मुख्य होता है। इस विधि द्वारा व्यक्ति की समस्याओं तथा गुणों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो जो साक्षात्कार विधि होती है तो इसमें क्या है कि आमने सामने बैठ के क्या है हम बच्चे से जो भी कोई समस्या है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी पूछ सकते हैं, उसको हम उसका जो सॉल्यूशन है वो भी बता सकते हैं। तो ये जो साक्षात्कार विधि है ये काफ़ी अच्छी विधियों में इसको माना जाता है और काफ़ी सक्सेसफुल भी है। इसको हम इंटरव्यू मेथड्स भी बोलते हैं इंग्लिश में, जो कि काफ़ी प्रचलित है। इसमें दो व्यक्तियों में आमने सामने मौखिक वार्तालाप होता है, जिसके द्वारा व्यक्ति की समस्याओं का समाधान खोजने तथा शारीरिक और मानसिक दशाओं का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। गुड एंड हेट के शब्दों में किसी उद्देश्य से किया गया गंभीर वार्तालाप ही साक्षात्कार है। तो गुड और हेट ने क्या बोला कि किसी उद्देश्य यानी किसी एम को लेकर यदि कोई वार्तालाप किया जाता है किसी एक उद्देश्य को लेकर, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, दो व्यक्तियों के मध्य साक्षात्कार। उसके बाद प्रयोग विधि, प्रयोगशाला विधि है उसमें भी, तो इसके बारे में भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। पूर्व निर्धारित दशाओं में मानव व्यवहार का अध्ययन विधि में प्रयोगकर्ता स्वयं अपने द्वारा निर्धारित की हुई परिस्थितियों या वातावरण में किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है या किसी समस्या के संबंध में तथ्य एकत्रित इकट्ठे करता है। उसके बाद मनोचिकित्सीय विधि, व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन करके उपचार करना। मनोचिकित्सीय विधि क्या है, जैसे चिकित्सा में क्या होता है, हम बीमारी को जानते हैं क्या बीमारी है डॉक्टर, और फिर डॉक्टर उसका क्या करता है, एक पर्टिकुलर इलाज करता है, मेडिसिन्स देता है, दवाई देता है। इसी प्रकार मनोचिकित्सीय विधि में क्या है, जो व्यक्ति का अचेतन मन होता है हम उसकी स्टडी करते हैं और फिर उस देखते हैं कि क्या कमी है और उसको हम किस प्रकार से उसको हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, तो उसका फिर उसमें उपचार किया जाता है। इस विधि के द्वारा व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन करके उसकी अतृप्त इच्छाओं की जानकारी प्राप्त की जाती है। तदुपरांत उन इच्छाओं का परिष्कार या मार्गांतरीकरण करके व्यक्ति का उपचार किया जाता है और इस प्रकार इसके व्यवहार को उत्तम बनाने का प्रयास किया जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो थी। तो आपने हमारी वीडियो को देखा तो थैंक यू। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज हमारे कुछ 3-4 क्वेश्चंस क्विक क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करेंगे अभी। तो आप कभी भी वीडियो को क्विट मत करो, लेकिन हमारे छोटा सा संदेश ये है कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, जो किसी भी तरीके की कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो तो दोस्तों, और वीडियो को लाइक और शेयर ना करो। कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारी स्लाइड में पड़े हुए हैं, हम फटाफट आपसे इनको डिस्कस करना चाहते हैं कि गंदी अवस्था किसे कहा जाता है। तो बाल्य अवस्था को सबसे गंदी अवस्था बोला जाता है। तो यदि आपके क्वेश्चन आ जाए तो बाल्य अवस्था सिलेक्ट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहा है
कि देखो बच्चों, इस अवस्था में विकास की गति मंद हो जाती है। विकास की स्थिरता बालक की मानसिक तथा शारीरिक शक्तियों को दृढ़ता प्रदान करती है। उसकी चंचलता कम होने लगती है तथा वह वयस्कों के समान व्यवहार करना चाहता है। यहाँ अध्यापक बच्चों को किस अवस्था के बारे में पढ़ा रहा है? तो बाल्य अवस्था के बारे में। किस मनोवैज्ञानिक ने बाल्य अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है? तो रोस ने बाल्य अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। रोस ने क्या कहा है? बाल्य अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। बाल्य अवस्था के संबंध में सही है, बालक में जिज्ञासा प्रवृत्ति अत्यधिक होती है। बिल्कुल सही बात है बाल्य अवस्था के बारे में। दूसरी के बारे में जानते हैं, बालक में आत्मनिर्भरता की भावना विकसित हो जाती है। ये भी बात बिल्कुल सही है। बालक रचनात्मक कार्यों में रुचि लेने लगते हैं। उपरोक्त सभी, ये तो सभी की सभी तीनों बातें बाल्य अवस्था के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इनको रट्टा मार लो अच्छे तरीके से यदि आप एग्जाम में सक्सेस होना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सही है? पहली बात कही गई है कि शैशव अवस्था में शिशु अंतर्मुखी होता है। बिल्कुल सही बात है। बाल्य अवस्था में बालक बहिर्मुखी होने लगता है। ये भी सही बात है। बाल्य अवस्था में सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता होती है। ये भी सही बात है। तो ये तीनों ही बातें बहुत ही करेक्ट है। तो दोस्तों, आपने हमारी ये पूरी वीडियो देखी। हम चैप्टर 2 को कंप्लीट कर गए हैं। आज तीसरा चैप्टर हम नेक्स्ट शुरू करेंगे। तो दोस्तों, हमारी वीडियो देखने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और प्लीज़ दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो ज़रूर देखें और लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। और दूसरी वीडियो यदि आप देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप हमारी दूसरी वीडियोज़ देख सकते हो। ओके दोस्तों, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।